बिहार में मतगणना जारी, रुझाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत। भारतीय जनता पार्टी राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी। ताजा समाचारों में 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में। प्रदेश में कोरोना से पीड़ित संक्रमितों की संख्या 2112, एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 से अधिक, लगभग 5,000 मरीज हुए उपचारित। रिकवरी दर 93% से अधिक। और अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, प्रधानमंत्री वर्चुअल करेंगे दीपदान। नमस्कार, मैं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना जारी है। चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार राज्य में एक बार फिर राज्य में एनडीए गठबंधन सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार एनडीए गठबंधन 116 और महागठबंधन 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों ने 10 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बिहार में अब तक घोषित नतीजों में एनडीए को 10 सीटें जबकि महागठबंधन को 7 सीटें मिली हैं। एक अन्य के खाते में गई है। जारी मतगणना के अनुसार अब तक भाजपा 70 स्थानों पर, कांग्रेस 20 स्थानों पर, जनता दल यूनाइटेड 47 स्थानों पर, लोक जनशक्ति पार्टी 1 स्थान पर, राष्ट्रीय जनता दल 47 स्थानों पर आगे चल रही है। अब तक आए चुनावी रुझानों में भाजपा को 22 सीटों का फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान, जनता दल यूनाइटेड को 22 सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 13 स्थानों पर नुकसान दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने 6 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जबकि 1 सीट पर सपा ने बढ़त बनाई हुई है। देवरिया की सदर, टुंडला और उन्नाव की बांगरमऊ, बुलंदशहर घाटमपुर विधानसभा सीट पर भाजपा आगे चल रही है। नौगांवा सादात से सपा आगे चल रही है। वहीं जौनपुर की मल्हनी विधानसभा पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना रखी है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर 29वें राउंड में श्रीकांत कटियार ने टुंडला विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह ढंगड़ ने 17,216 मतों से निर्णायक स्थिति बना ली है। घाटमपुर विधानसभा में भाजपा के उपेंद्र नाथ पासवान बसपा के कुलदीप शंखवार से निर्णायक बढ़त बनाए हुए हैं। बुलंदशहर में भाजपा की उषा सिरोही और अमरोहा की नौगांवा सादात सीट पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। देवरिया में भी भाजपा के सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बढ़त बनाई हुई है। बिहार और प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई। पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल की है। बिहार के अंदर जारी कयासों को दूर किया गया है। आज साबित हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने वैश्विक मंच पर भारत को आगे बढ़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भी जनता ने मोदी जी को स्वीकार किया है। यूपी सरकार और संगठन ने मिलकर जो कार्य किया उसका परिणाम देखने को मिला। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच संगठन और सरकार ने बूथ स्तर बरकरार किया। बीजेपी के सेवा भाव का नतीजा आज फिर एक बार देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने जनता का आभार जताया कि वे बड़ी संख्या में मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश की जनता को दीपावली की बधाई भी दी। प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर जो परिणाम आया है, ये मोदी जी के लोक कल्याण का, गरीब कल्याण का, राष्ट्रीय सुरक्षा का और वैश्विक मंच पर भारत को प्रदान की जा रही प्रतिष्ठा के प्रति आम जन के विश्वास के रूप में ये परिणाम आज, चाहे वह बिहार विधानसभा का हो या देश के विभिन्न विधानसभाओं के उपचुनावों का है, इन उपचुनावों में जो परिणाम आए हैं ये आम जनमानस का, आम जनमानस का प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों के प्रति, उनके कार्यक्रमों के प्रति एक जन विश्वास का प्रतीक भी बनकर के उभरा है। मैं एक बार फिर से इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का सिर से अभिनंदन करता हूं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से इस अवसर पर मैं और पूरी टीम को बधाई देता हूं। प्रदेश की अपनी संगठन और सरकार से जुड़ी हुई पूरी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को दीपावली की हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा से सपा पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह को 4,604 मतों के अंतर से हराया। लकी यादव को 73,384 वोट मिले, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह को 68,780 वोट मिले। फिरोजाबाद की 95 टुंडला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। टुंडला से भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर को 72,084 वोट मिले हैं, जिन्हें अपने निकट प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर को 17,216 वोटों से हराया। महाराज सिंह को 54,868 वोट मिले हैं, जबकि बसपा के संजीव चक 40,635 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन पत्र रद्द होने से चुनाव से बाहर हो गई थी। मतगणना के प्रथम चरण में सपा के महाराज सिंह ने भाजपा के प्रेमपाल से 54 वोट की बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे चरण में लगातार भाजपा की बढ़त बरकरार रही और आखिर भाजपा के प्रेमपाल सिंह ने धनगर ने सिर सहरा बांधा। इस जीत पर आम चुनाव में भाजपा के प्रोफेसर SP सिंह बघेल विजयी हुए थे, जिन्होंने आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वे जीते थे और टुंडला विधानसभा की सीट छोड़ दी थी। भाजपा के प्रेमपाल सिंह धनगर की खुशी में पार्टी कार्यकर्ताओं समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नवनिर्वाचित विधायक ने अपनी प्राथमिकता खारे पानी से निजात, पुल बनवाने व नगर के विकास की बात की। हृदय की अनंत गहराइयों से मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुत करके मुझे विजय श्री हासिल कराई और इनके कार्यकर्ताओं को भी मैं हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। गाँव गली गलियारे सब जगह मेरे साथ चले और वोट मंगवाने का काम। अमरोहा जिले में नौगांवा सादात विधानसभा उपचुनाव के मतगणना आज मंडी समिति स्थल में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। इस उपचुनाव में भाजपा की संगीता चौहान ने समाजवादी पार्टी के जावेद अब्बास उर्फ जावेद आबदी को 15,000 से अधिक मतों से पराजित किया। हालांकि मतगणना में सपा प्रत्याशी 9 राउंड तक बढ़त बनाए रखे, लेकिन 10वें राउंड से भाजपा प्रत्याशी बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ती गई। भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी हैं। इस चुनाव में भाजपा तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। जीत के उपरांत भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी जीत भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों और उनके पति चेतन चौहान द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की जीत है। इस सीट के लिए कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। ये सीट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एवं कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वर्गीय चेतन चौहान के निधन के बाद रिक्त हुई थी। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विकास कार्य किए इस प्रदेश में और सुरक्षा प्रदान की लोगों को, उसकी जीत है। माननीय चेतन जी ने बहुत कार्य किए, 28-29 साल में, उस बात की भी जीत है। और जो जनता ने योगी जी की सरकार को दोबारा मोहर लगाई है, उस बात की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर कहा है कि आजकल लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली की गूंज भी सुनाई दे रही है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा
लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव इस बार खास होगा। इस बार अयोध्या में एक दिया मेरा भी अभियान के तहत एकत्र किए जा रहे नगर निगम इन दीपों को जलाने की व्यवस्था करेगा। अयोध्या में 13 नवंबर को आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए नगर निगम प्रशासन प्रयासरत है। एक दिया मेरा भी अभियान के तहत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश सहित 8 प्रदेशों से अब तक 70,000 दीप एकत्रित किए जा चुके हैं। इंदौर, जयपुर, नागपुर, गाजियाबाद, अहमदाबाद, देहरादून, मुंबई, चेन्नई समेत कई महानगरों से दीप बड़े पैमाने पर आए हैं। ये सभी दीप दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने विशिष्ट घाट चयनित किए हैं। इस बार अयोध्या में 5.5 लाख दिए जलाने की योजना है। राम मंदिर के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पहली वर्षगांठ पर सरयू के तट से लेकर मठ मंदिरों तक दिए की कतार लगी रहेगी। श्री राम जन्मभूमि, राम की पैड़ी, सरयू घाट और राम कथा पार्क में दीपोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। आया गया? नहीं पापा, चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश सरकार ने NCR समेत प्रदेश के 15 शहरों में पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन शहरों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी शामिल हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव RK तिवारी ने बताया कि NGT के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि गृह विभाग ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देश पर दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत गाइडलाइन तैयार की है। इनमें 15 शहरों में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने और अन्य शहरों में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। मुख्य सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोरोना केसेस की संख्या 2112 हो गई है और कुल क्रमिक केसेस की संख्या 5,01,311 हो गई है। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 22,846 है। कोरोना से उपचारित मरीजों की संख्या 4,71,204 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी प्रतिशत 93.99 हो गई है। आज टेस्ट की संख्या 1,49,213 हो गई है। कुल केसेस की संख्या 2,112 और कुल क्रमिक केसेस की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच गई है, 5,01,311। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,846 और उपचारित मरीजों की संख्या 4,71,204। तो इस प्रकार रिकवरी परसेंटेज है वो लगभग 93.94% के आसपास रिकवरी हो गई है। होम आइसोलेशन के लोगों की संख्या 10,019।
आज टेस्ट की संख्या 1,49,213, जिसमें 72,818 RT-PCR हैं, 1,559 ट्रूनेट और 74,836 एंटीजन टेस्टिंग के। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से लागू किया जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि नए उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों की मदद की जाए। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से लागू किया जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है और ये प्राथमिकता में है कि उद्योगों को पूर्ववत पूरी तरह से चालू हों, बल्कि उनको और सहायता देकर पूरी कैपेसिटी में चलाया जाए। इसके अलावा नए उद्यम भी स्थापित करने के लिए सभी उद्यमियों की मदद की जाए। जो भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज है, उसके अंतर्गत 4,37,000 इकाइयों को 10,847 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है। प्रदेश में नई उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया में बैंकों से समन्वय करके लगभग 5,96,000 नई MSME इकाइयों को 15,925 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरण हो चुका है। केवल MSME के माध्यम से ही लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। जनपद बलरामपुर के अपने निजी 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसीपुर पहुंचे, जहां से सुबह लखनऊ के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुबह मंदिर में पूजन अर्चन के बाद परिसर में स्थित आदर्श गौशाला का निरीक्षण किया। देवीपाटन मंदिर पर स्थित गौशाला आसपास के लोगों के अलावा दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को गौ सेवा की प्रेरणा दे रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अलीगढ़ के विकास भवन में प्रेरणा दिवस के अवसर पर 9 नवंबर से 2 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला समूहों द्वारा तैयार स्वदेशी विभिन्न उत्पादों की स्टॉल लगाई गई है। इसमें मोमबत्ती, शुभ लाभ, इको फ्रेंडली गाय के गोबर से दीपक, लक्ष्मी गणेश भगवान की पोशाक, मास्क, मसाले, दलिया और विभिन्न प्रकार के उत्पादों की स्टॉल लगाई गई है। मंडलायुक्त इस मेले का शुभारंभ किया। वहीं समूह की महिलाओं का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमारे बनाए उत्पाद खूब बिक रहे हैं, जिससे हमें आर्थिक मजबूती मिल रही है। DCNRLM ने बताया कि प्रेरणा दिवस पर विकास भवन में 2 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। समूह से लोन लेकर मैंने मशीन लगाई है, चप्पल बनाने का कारोबार लगाया, जिसमें मेरे पति को भी इसमें काम मिला है। और मुझे दीपावली के शुभ अवसर पर विकास भवन में 2 दिवसीय मौका मिला है, जिसमें मैंने अपनी स्टॉल लगाई है और मेरी खूब अच्छे से आमदनी भी हो रही है। लोग वह पसंद भी कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस अवसर का मौका मिला। और मैंने इको फ्रेंडली और चाइना को बाइकाट करने के लिए गाय के गोबर से, और जो कि पर्यावरण के लिए कहीं से भी हानिकारक नहीं है, वो सारे उत्पाद बनाए हैं और उनकी यहाँ 2 दिवसीय हम लोग स्टॉल लगाए हैं। और सारे उत्पाद हमारे दीपावली पे सभी में इस्तेमाल करने की, जिससे पर्यावरण को किसी चीज़ को कोई भी हानि नहीं होनी है और 4 पैसे हमारे समूह की महिलाओं को आमदनी हो। मैंने ये मसाले का काम शुरू किया है। मैं मसाला मार्केट से लेके उसका घर पर पिसाई करके उसकी पैकिंग करके तैयार करके मसाले का काम किया है। सर, आज हम यहाँ पर विकास भवन में प्रेरणा दिवस पर मेले के आयोजन में शामिल हुए हैं। इससे मैं मसाला ऐसे हम जगह जगह पर जाते हैं और मसाले के लिए, इससे हमारे महीने में 4-5 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है, जिससे हम अपने घर का पालन पोषण करते हैं। जनपद अलीगढ़ में विकास भवन परिसर में प्रेरणा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनके दीपावली से पहले ये प्रेरणा दिवस का आयोजन किया गया है। साथ में दीपावली मेला भी लगा हुआ है। समूह के विभिन्न उत्पाद करने वाले जो स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, ये निदर्शनात्मक हैं, उदाहरण के तौर पर हैं। ऐसे बहुत से कार्य हो रहे हैं जनपद में।
इन स्टॉलों से जो खरीदारी हो रही है इससे दीदियों की प्रेरणा बढ़ेगी। और आज जो हुआ है प्रेरणा दिवस का उद्घाटन मंडलायुक्त महोदय के कर कमलों से, उनके द्वारा भी प्रोत्साहित किया गया है और जनपद के समस्त अधिकारीगण भी इन लोगों का प्रोत्साहन कर रहे हैं और ये अपने गाँव में जा कर के गतिविधियों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज अपने एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पुराने लखनऊ में बन रहे पुल का निरीक्षण किया, साथ ही बड़े इमामबाड़े का भी दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने पुल निर्माण में पुरातत्व विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस देकर काम को रोकने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे जल्द हल कराने के लिए कहा है। वहीं इससे पहले वह विश्वविद्यालय हॉल में आयोजित श्रम कल्याण परिसर के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद होटल इंडस्ट्री समेत सभी पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है। मुझे लगता है यात्री निकलेगा, ये हमने कहा था। यात्री निकल रहा है, होटल तैयार है, टूर एंड ट्रेवलर्स तैयार हैं, हमारे मॉन्यूमेंट तैयार हैं। मूल बात है कि हमको सबको अभी सावधानी रखनी पड़ेगी। स्वाभाविक है कि कोई भी होटल वाला अभी सीधे 100% ऑक्यूपेंसी की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए लेकिन हम ये मानते हैं कि जैसे ही सबसे पहले तो हम सब भगवान से मिलकर प्रार्थना करें कि हम कोरोना से मुक्ति पाएँ। भारत का डोमेस्टिक टूरिज्म अगला वर्ष जो होगा, देखो इंडिया का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो हमें सारे घाटे को पूरा कर देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक ASI की आपत्ति के कारण ये निर्माण बचा हुआ था, उसका एक समाधान निकलना था। अब ASI अपना नोटिस इनके जो हिस्सा है ये खिसकाएंगे थोड़ा, और उसके बाद में फिर वो नोटिस वापस होगा और NMA विधिवत उसकी परमिशन देगा ताकि ये काम पूरा हो जाए। ये काफ़ी दिनों से लटका हुआ था, इसलिए उसको इसी स्थान पर आकर वो चीज़ें तय करनी थी। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मथुरा जिले के वृंदावन में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि केंद्र और राज्यों की सरकारों ने समन्वय बनाकर कोरोना के नियंत्रण पर काम किया है, यह एक अच्छा संकेत है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर भाजपा को बड़ी जीत मिल रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से जिस तेज गति से भारत के अंदर विकास का काम हुआ है, उससे देश की जनता सरकार से खुश नजर आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार का प्रशासन और वर्तमान व्यवस्था को देखिए, कानून व्यवस्था की समीक्षा हो जाएगी। केंद्र और यूपी की सरकार अंत्योदय योजना के तहत गरीब परिवारों को घर और भोजन की व्यवस्था कर रही है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को निःशुल्क राशन इसका प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से जिस तेज गति से भारत के अंदर काम हुआ है, हर क्षेत्र में गरीबों के लिए हो, चाहे राशन का हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आवास हो, कोई भी योजना हो, हर क्षेत्र में काम किया। जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था अंत्योदय, उन मुद्दों को लेकर के जहां हमने काम किया वहीं राष्ट्रीय मुद्दे भी समाधान हुए हैं। विद्या भारती द्वारा संचालित संस्थान की कोरोना संक्रमण काल में छात्रों को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा देने के अपने प्रयास में सफल साबित हो रहे हैं। इस समय जब विद्यालय बंद है, तब बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के साथ जुड़कर काम करने का अभिनव प्रयास है। इस अवसर पर एक सेमिनार में बोलते हुए विद्या भारती के पदाधिकारी सौरभ मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया गया है जिससे छात्रों का पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सके और उनको सुरक्षित भी रखा जा सके। समाचार में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी के निवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज तक जो भी उन्होंने काशी से मांगा जी भर कर मिला। शास्त्रीय उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि काश्यम ही काशते काशी स्वर प्रकाशिता, अर्थात काशी को काशी ही प्रकाशित करती है। आज जो विकास का प्रकाश फैल रहा है और बदलाव का प्रकाश फैल रहा है, वो काशी और काशी वासियों के आशीर्वाद का परिणाम है।
दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ काशी से जब मैंने मांगा, जो मांगा, काशी ने जी भर करके मुझे दिया है, खुले मन से दिया है। लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है, न मुझे कुछ जरूरत रहे, ऐसा आपने कुछ बाकी ही नहीं रखा है। लेकिन मैं काशी के हर प्रोडक्ट के लिए, काशी में निर्माण होने वाली हर चीज के लिए गीत गाता हूं, गौरव करता हूं, घर घर बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे देश की हर चीज को ये मौका मिले, यही मेरा आग्रह है। फिर एक बार मैं काशीवासियों को नमन करते हुए, काशी विश्वनाथ जी के चरणों में सर झुकाते हुए, काल भैरव को नमन करते हुए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए आप सबको आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना जहां एक तरफ लोगों को छत मुहैया करा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके सपनों को भी साकार कर रही है। गरीब की जिंदगी 2 वक्त की रोटी और बच्चों की शिक्षा व परिवार चलाने में कब निकल गई उसे पता ही नहीं चल पाता और उसकी छत का सपना सपना ही रह जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके सपनों को तो साकार कर रही है, साथ ही सरकार के प्रति उनकी आस्था व निष्ठा को भी बढ़ा रही है। रायबरेली में ऐसे ही अंजू व शिल्पी शर्मा हैं, जिन्हें इस दीपावली में घर का तोहफा मिला और तो उनका अपने घर में इस दीपावली में दीपक जलाने का सपना प्रधानमंत्री ने साकार किया है। शिल्पी समूह से जुड़ी और आवास योजना से मिले मकान में समूह से पैसा लेकर उसे और बड़ा बनवा लिया है। आज वह अपने पति के साथ परिवार चलाने में हाथ भी बटा रही हैं। शिल्पी के समूह के अध्यक्ष स्नेहलता ने बताया कि आवास योजना मिलने के बाद शिल्पी मकान को अपने हिसाब से थोड़ा और बड़ा बनवाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने समूह से मदद ली है। हमारे पति जो है मेहनत मजदूरी करते थे, जो हमारे पास छत नहीं थी, छत में नहीं इतना कमाई नहीं थी मेहनत मजदूरी में कि हम छत डरवा लें, छत में रह लें और बच्चन को खवाएं या खाना कपड़ा देखें और या पढ़ाई का देखें या छत को देखें। और मोदी जी ने हमको जो है दीपावली में गिफ्ट दिया है छत रहने के लिए। अब इसको साफ सफाई कर रहे हैं, इसी में आके हम दीपावली मनाएंगे और इसी के लिए लाभ मोदी जी का हम उठाए हैं। मेहनत मजदूरी में हम नहीं बनवा पाते थे। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जनपद हमीरपुर में शासन की मंशा के अनुसार सामुदायिक शौचालय बनने से जनपद हमीरपुर सहित ग्राम पंचायतों के लोगों ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि इस तरह के सामुदायिक शौचालय के न होने से हमको कभी कभी बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था, लेकिन सामुदायिक शौचालय बनने से अब हमको और हमारे घर की बहु बेटियों को बहुत आसानी हो गई है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सामुदायिक शौचालय बनने से अब हमारे गाँव में स्वच्छता की बयार बहने लगी है। जनपद हमीरपुर मुख्यालय के नागरिक ज्ञानेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है। जनपद हमीरपुर में मुख्यालय सहित सभी 330 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनने से काफी बीमारियां तो दूर हुई हैं, इसके साथ ही साथ समृद्धि भी आएगी। उपयोगिता इसमें ये है कि गांव वाले जैसे बूढ़ी महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कतें होती थी। अब ऐसा बन गया है तो भाई सुविधा है। सब लोग अपना सुबह दिन में जितने समय हुआ तो अपना सब बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी सुविधा है ये कि बुजुर्ग लोगों को अब वो नहीं चल फिर पाते हैं, 2 कदम में है, घर वाले लेकर आ गए, उनको लेकर आए, वो शौचालय में जाए और आराम से चले आए। इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी है। जैसे हमारे गांव की बेटियां बहुएं हैं तो सामुदायिक शौचालय बना है तो बाहर शौच के लिए नहीं जाएंगी, अपना बढ़िया बना तो यहीं पे अपना शौच करेंगी। जिनके पास है तो वो तो घर में करेंगी, जिनके पास नहीं है तो सरकारी सामुदायिक शौचालय में शौच करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। बहुत उपयोगी है। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बिहार में मतगणना जारी, ताजा रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, भारतीय जनता पार्टी राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी, ताजा समाचारों में 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा आगे, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में। प्रदेश में कोरोना से पीड़ित संक्रमितों की संख्या 2112, एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 से अधिक, लगभग 5,000 मरीज हुए उपचारित, रिकवरी दर 93% से अधिक। और अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, प्रधानमंत्री वर्चुअल करेंगे दीपदान।
और अंत में एक जरूरी संदेश, जब भी बाहर निकले अपना मास्क अपने साथ रखें, उसे जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से अपने चेहरे पर लगाएं। नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहें। 2 गज की दूरी भी अवश्य बनाए रखें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।